हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको जेईई मेंस और नीट के लिए फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कराई जाएगी। आज हमारा पहला क्लास है और इस क्लास में हम केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एटम को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया और कैसे एक एटम का डेफिनेशन लोगों के आगे रखा गया और लोगों को ये एक्सेप्ट करने पर मजबूर किया गया कि एटम एज इट इज़ आज जैसे पढ़ाया जाता है वो इसी तरीके का होना चाहिए। तो हम सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में और सबसे पहली चीज़ समझने की कोशिश करते हैं मैटर। तो मैटर क्या होता है, मैटर को हम लोग ज़रा समझ लेते हैं। ठीक, ये 9th क्लास का एक टॉपिक है जहाँ पर आपको इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। इसका मतलब क्या है, अगर आप डिफाइन इसको करना चाहें तो आप लिख सकते हैं एनीथिंग विच हैव मास and occupy space is known as matter। तो दुनिया की वो कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो अपने आप को रखने के लिए स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, जगह को घेरता हो, उस चीज़ को मैटर कहा जाता है। मैटर को अगर आप डिफ़ाइन करने पर आ जाएं और ये सोचें कि इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो आप इस वक्त अपनी आंखों से जो चीज़ें भी ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो सभी मैटर हैं। मैटर के पास मास होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए, ये दो कंडीशंस आपके सामने रखे जाते हैं और इन दो कंडीशंस पे जो लोग भी आपको दो कंडीशंस फॉलो करते हुए जो लोग भी नज़र आ जाएं, उनको हम मैटर कह देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे हाथ में ये चॉक है, तो क्या इस चॉक को मैटर कहा जा सकता है? हमें इस पर डिस्कशन कर देखना चाहिए। आपके इस चॉक के पास मास है या नहीं है, ये आप पता लगा सकते हैं इसका वेट कर या अपने हाथ पर भी रखकर आप इसके मास का एजम्पशन कर सकते हैं। अगर इसके पास मास है तो हम इसके दूसरे प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है या नहीं। तो स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा? तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप कर देख सकते हैं। एक ग्लास में आप पानी ले लीजिए और उसमें इस चॉक को डालिए। तो चॉक को डालते ही आपके पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। इससे प्रूफ होता है कि ये चॉक उस पानी के अंदर जाने के बाद अपने लिए स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिस वजह से वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो हम इस चॉक को मैटर कंसिडर कर सकते हैं। क्या हम मैटर हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास भी मास है और हम भी अपने आप को रखने के लिए या हम भी अपने आप को एक जगह पर फिक्स करने के लिए स्पेस को ऑक्यूपाई ज़रूर करते हैं। बिना स्पेस ऑक्यूपाई किए हम कहीं पर भी अपने एग्जिस्टेंस को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हम जैसे प्रॉपर्टीज़ भी क्या हैं? मैटर हैं। इनफैक्ट आपको इस वक्त जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो सब मैटर है। इस वक्त आप अपने हाथ में मोबाइल लेकर मुझे देख रहे होंगे, वो जो मोबाइल फ़ोन है वो भी क्या है? एक मैटर है, क्योंकि उसके पास मास है और वो अपने आप को रखने के लिए क्या लेता है? स्पेस लेता है। तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आप को रखने के लिए स्पेस ले और उसके पास मास की प्रॉपर्टी है, उन सबको हम क्या कह सकते हैं? मैटर कह सकते हैं। उन्हें मैटर कहा जा सकता है। तो आप अगर मैटर के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो एनीथिंग, बुक, पेन, मोबाइल फ़ोन, अर्थ, सन, ETC और भी बहुत सारे लोग हैं। लिस्ट लंबी है। अगर आप मैटर्स के एग्जाम्पल पर बात करना चाहें तो आप लिस्ट बहुत बड़ी बना सकते हैं। सिंपली आपको ये समझ कर रखना है कि अगर कोई भी चीज़ अपने आप को रखने के लिए स्पेस की डिमांड कर दे और उसके पास मास भी हो तो हम उसको क्या कह सकते हैं? मैटर कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसके पास आपके मैटर वाले डेफिनेशन के कुछ कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स हों? तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहला आप लाइट को कंसिडर कर सकते हैं। लाइट को हम मैटर माने
या ना माने, इस पर डिस्कशन अगर आप करने बैठ जाएंगे तो ये बहुत बड़ी डिबेट का टॉपिक हो जाएगा। इस पर हम लोग बात करेंगे आगे चलकर फिजिक्स में, और केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स में इस चीज़ की चर्चा ज़रूर की जाएगी, या इस चीज़ का डिस्कशन हम लोग ज़रूर करेंगे कि लाइट को हम मैटर की तरह ट्रीट करें या फिर एनर्जी या वेव फॉर्म की तरह ट्रीट करें। इस पर बातचीत हम लोग करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये कहना कि लाइट को हम मैटर मान लें या वेव मान लें थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अभी हमारे पास एक बेसिक नॉलेज नहीं है जिससे कि हम आपको ये समझा पाएँ कि लाइट को आप मैटर ही मानकर चलिए या फिर वेव मानकर चलिए। तो खैर, लाइट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह आप अपने डेफिनेशन को क्लियरिफाई रखिए, और जिस भी चीज़ के पास मास और स्पेस ऑक्यूपाई करने की प्रॉपर्टी दिख जाए उसे आप क्या कह दीजिए, मैटर कह दीजिए। अगर आप मैटर को समझ चुके हैं तो आप अगली चीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। मैटर के बाद हम एटम की बात कर लेंगे। एटम्स क्या होते हैं? तो एटम्स की डेफिनेशन दी जाती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, smallest unit of matter which cannot further divided is known as एटम। तो एटम की डेफिनेशन आप यहाँ पर कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज एटम। अब अगर आप इस डेफिनेशन का मतलब समझना चाहें तो आप इतना डिस्कशन कर चुके हैं कि आपकी दुनिया में बहुत सारे टाइप के मैटर्स पाए जाते हैं। इस वक्त आपको आंखों से जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो मैटर है, और उन मैटर्स के अंदर छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं, जिन टिनी पार्टिकल्स को नाम क्या दिया गया, एटम नाम दिया गया। और एटम्स की पहचान क्या है? पहली बात तो ये मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, और उससे भी ज़रूरी बात कि इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। आप इनको फर्दर और ज़्यादा क्लासिफाई कर या और ज़्यादा डिवाइड कर छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते हैं। ये सबसे क्लासिकल डेफिनेशन है एटम की। खैर, हम आगे ज़रूर इस पर डिस्कशन करेंगे क्या सच में मैटर को डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे पहला और क्लासिकल डेफिनेशन एटम का आया था उसमें यही बताया गया कि एटम्स जो हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं मैटर के, जिनको आप और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एक मैटर है और वो मैटर आपने यहाँ पर लेकर रखा है। आपने कहा ये मैटर है, और इस मैटर को हम लोग डिवाइड करना शुरू कर दिए। डिवाइड कर मैंने इसके 1 लाख इक्वल पार्ट्स कर दिए। 1 लाख इक्वल पार्ट्स करने पर हमें इस मैटर के छोटे छोटे पार्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमने इसके डिवीजन्स को कर दिया है। अब उसके बाद आप किसी एक डिवीज़न को, मतलब आपने इस मैटर के 1 लाख इक्वल पार्ट्स किए, और अब उसमें से किसी एक पार्ट को आप उठाकर फिर से डिवाइड करते हैं 10,000 पार्ट्स में। आपने और डिवीज़न किया उस एक पार्टिकल का, उस एक हिस्से का, और उसके 10,000 इक्वल पार्ट्स किए, और आपने और छोटे छोटे डिवीजन्स कर डाले। एट लास्ट आपने इस वाले पार्टिकल के और 1000 पार्ट्स कर दिए, और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े हो गए। और फिर इसमें से किसी एक पार्ट से आपने कहा कि क्या आप डिवाइड होंगे, तो उस पार्टिकल ने आपको डिवाइड होने से मना कर दिया। ठीक, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। एक मैटर आपने लिया, उसके 1 लाख डिवीज़न किया आपने, और 1 लाख इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो चुका है। उसमें से किसी एक पार्टिकल को उठाकर आपने फिर उसके 10,000 पार्ट्स कर दिए। 10,000 पार्ट्स करने के बाद वो फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है, और उसके बाद उनमें से किसी एक और पार्ट को आपने
1000 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर दिया और फिर वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया है। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, इसमें से किसी एक पार्टिकल से पूछा कि क्या आप डिवाइड होंगे, तो उसने मना कर दिया है। जो पार्टिकल डिवाइड होने से मना कर रहा है इसी का नाम क्या रखा जाएगा, एटम रखा जाएगा, क्योंकि एटम की डेफिनेशन यही कही गई है कि ये किसी भी मैटर का वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। आप इसको और ज़्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस पार्ट को हम लोग क्या कह देंगे, एटम कह देंगे, क्योंकि वो और ज़्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने से मना कर रहा है। अच्छा, एटम की ये डेफिनेशन किसने दी या किस टाइम पर दी गई, तो ये डेफिनेशन सबसे क्लासिकल डेफिनेशंस में से एक है, जो आज से लगभग आप कह सकते हैं कि 2500 साल पहले दी गई थी। और इसको देने वाले साइंटिस्ट डेमोक्रिटस थे। डेमोक्रिटस ने ये बताया कि किसी भी मैटर के आप अगर स्मॉल यूनिट्स करते चले जाएं तो एक यूनिट ऐसा जरूर आएगा जो डिवाइड करने से मना कर देगा, और उसी डिवाइड अनडिविजिबल या इनडिविजिबल पार्ट को आप क्या कहा करिएगा, एटम कहा करिएगा। अच्छा, क्या एटम की इतनी पुरानी डेफिनेशन, आज से लगभग 2500 साल पुरानी ये डेफिनेशन है, तो क्या हम इसको सही मानकर चलें? क्या एटम को डिफाइन करने के लिए ये अकेला डेफिनेशन काफ़ी है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं और हम एटम को देखने का अपना जो एक व्यू है, या आप कह सकते हैं कि एक जो नज़रिया है, हम पूरी तरीके से बदल चुके हैं। और इस ज़माने में अगर आप एटम के इसी डेफिनेशन से चिपके रहेंगे या स्टिक रहेंगे तो पक्की बात है आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आप एटम को पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। तो एटम को डिफ़ाइन करने के लिए फिर पक्की बात है हमें मॉडर्न थ्योरीज़ की ज़रूरत है। हमें समझना पड़ेगा कि एटम को हम आगे कैसे क्लासीफाई करें या आगे कैसे स्टडी करें या उसको हम और आगे कैसे डीपली पढ़ें कि हम एटम के बारे में समझ पाएँ। क्योंकि नीट या जेईई मेन में एटम के इस क्लासिकल डेफिनेशन के बिहाफ पर कुछ भी आपको नहीं पढ़ाया जाने वाला है। अब एटम्स में मॉडर्न थ्योरीज आ चुकी हैं, अलग अलग जो सबसे एडवांस मॉडल है वो आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसे हम श्रोडिंगर वेव मॉडल कहते हैं या वेव एटॉमिक मॉडल कहते हैं। उसको हम स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नील बोहर के मॉडल पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे लाइमन बामर सीरीज़ के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, आपसे क्वांटम नंबर्स पर बात की जाती है। और आजकल एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए क्वांटम फिजिक्स का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इस मॉडर्न एरा में हम इस पुराने डेफिनेशन से कैसे काम चलाएं? और अगर आपके मन में यह आ रहा हो कि अगर हमें एडवांस थ्योरीज ही पढ़ने हैं, हमें नए मॉडल्स ही देखने हैं या फिर नई चीज़ें ही पढ़नी है, तो हमें यहाँ से शुरुआत ही क्यों कराया जा रहा है? इतने पुराने थीसिस या थ्योरीज हमें पढ़ाए क्यों जा रहे हैं? तो इसका एक मेन रीज़न आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि आप साइंस में कुछ भी एक दिन में नहीं पा जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप आज पहले दिन ही उठे और रात में आपको सपना आया कि एटम का मॉडल इसी तरीके का होना चाहिए जैसा कि आज हमें पढ़ाया जाता है। मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि जेईई मेन या नीट के लेवल पर आप जो एटम का स्ट्रक्चर एक एक्सप्लेन करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, वो मैक्सिमम यही होता है कि एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। तो अगर ये वाली कंसेप्ट आपके सामने है और इसी पर हम लोग को क्वेश्चंस पढ़ने हैं या इसी पर क्वेश्चन पुटअप करना है, तो हम यहाँ से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? तो उसका मेन रीज़न है ताकि आप समझ पाएँ कि एटम एक दिन के अंदर वैसे का वैसे आपके सामने नहीं आया है। इसको बिल्डअप करने के लिए, इसको आपके सामने लाने के लिए काफ़ी साइंटिस्ट ने काफ़ी साल तक मेहनत किया है ताकि आप एटम के एक नए फॉर्म को अच्छे से पढ़ सकें। तो हमें उन इम्पॉर्टेंस को समझने के लिए यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप एटम के इस डेफिनेशन को समझ चुके हों तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए कि एटम की शक्ल को बनाने के लिए किस तरीके से काम किया गया है। तो सबसे पहली बात कि एटम जो भी आज आपके सामने पढ़ाया जाता है या जो भी आपको दिखाया जाता है, आपको इन रियलिटी बताया जाए तो एटम को अभी तक किसी ने अच्छे से बिल्कुल भी नहीं देखा है। सही ढंग से एटम कैसा दिखता है या जो हमें बता दिया जाता है कि एटम न्यूक्लियस उसके सेंटर पर होता है, अगल बगल उसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं या अगल बगल उसके पाए जाते हैं, क्या इन सब चीज़ों को आप किसी माइक्रोस्कोप या किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से देख पा रहे हैं क्या? तो जवाब है आज भी इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बनाए गए हैं जो हमें एटम्स के इतने डिटेल्ड स्ट्रक्चर को दिखा सकें। तो फिर हम कैसे यकीन कर लेते हैं कि जो इन साइंटिस्ट ने बताया है,
जो ये एटम्स के स्ट्रक्चर हमें देकर गए हैं वो परफेक्ट हैं और सही ही हैं। हम कैसे इस चीज़ पर यकीन करते हैं कि हमें श्रोडिंगर ने जो एटॉमिक मॉडल पढ़ा दिया है वही सबसे परफेक्ट मॉडल है? हमें कैसे यकीन होता है कि लाइमन, बामर या इन सीरीज़ में जो इलेक्ट्रॉन्स के जंपिंग एनर्जीज होते हैं वो एग्जैक्टली वही होंगे? तो जवाब ये है कि आप किसी भी चीज़ को बिना देखे भी अंदाजे से उन चीज़ों का एक कह सकते हैं कि मॉडल तैयार कर सकते हैं। भले ही आपने उसको कभी देखा ना हो, कभी उससे आपने मुलाकात ना की हो, लेकिन अगर उस चीज़ के बारे में आपको सही जानकारी मिले तो आप पक्की बात है कि उसकी शक्ल सूरत अपने मन में इमेजिन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी शादी तय करा दी जाए और आपको लड़की का फ़ोटो ना दिखाया जाए, लेकिन ये बता दिया जाए कि लड़की जो है वो गांव में रहने वाली है और मास्टर साहब की लड़की है, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं? भले आपने उस लड़की को नहीं देखा है, लेकिन आपके मन में एक इमेज तो ज़रूर बन रही होगी कि हाँ, हो सकता है वो लड़की सलवार सूट पहनती हो। अब आपके मन में सलवार सूट इसलिए आ रहा है क्योंकि वो गांव से बिलोंग करती है। आपको एक जानकारी मिली है कि लड़की गांव की रहने वाली है और आप उसी आधार पर ये सोच रहे हैं या उसी के बेस पर आप ये सोच रहे हैं कि वो लड़की क्या पहनती होगी? सलवार सूट पहनती होगी, 2 चोटियाँ बांधती होगी, माँ बाप की बातें मानती होगी, क्योंकि वो विलेज से बिलोंग करने वाली लड़की है। खैर, आप पूरी तरीके से सही भी नहीं है, क्योंकि सारी लड़कियां गांव में रहने वाली इसी तरीके से रहें या इसी रूल को फॉलो करें ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से आप अबाउट 90% तो ठीक ही ठाक हैं। 90% आप जो सोच रहे हैं लगभग सही ही सोच रहे हैं, क्योंकि विलेज में लड़कियों के रहने का ढंग लगभग ऐसा ही होता है। अच्छा, मान लीजिए कि आगे चलकर आपको फ़ोटो दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, लेकिन एक और जानकारी आपको दे दी जाए, आपके घर वाले बताएं कि भैया लड़की तो बगल वाले गांव की है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहती है, वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही है, तो क्या अब आप उसको सलवार सूट में इमेजिन कर पाएंगे? जवाब है नहीं। अब आपके मन में जीन्स पैंट या टॉप आ रहे होंगे। तो ये जो बदलाव आपके अंदर आया है ये किस वजह से आया है? क्योंकि आपको एक जानकारी गलत साबित होते हुए नज़र आई, आपको एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली, आपको ऐसा लगा कि मैंने पहले जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था वो गलत था, तो आपने उस मॉडल को हटा दिया और अब आप एक नए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक नया मॉडल तैयार कर रहे हैं। और उस मॉडल के अकॉर्डिंग अब आपको लग रहा है कि लड़की जींस पैंट पहनती होगी, टॉप पहनती होगी, खुले बाल रखती होगी। अभी भी आप लगभग ठीक ही जा रहे हैं, क्योंकि शहर की मैक्सिमम लड़कियां इसी फॉर्म पर रहना पसंद करती हैं। तो आप दोनों ही केसेस में लड़की को अभी तक देखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी तो आप बिना देखे उनके बारे में सही आकलन कर पा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि एक सही इमेजिनेशन कर पा रहे हैं। लगभग आप 90% दोनों ही केसेस में क्या गए हैं? ठीक ही गए हैं। तो एटम्स को भी भले ही हमने आज तक कभी नहीं देखा हो या हमने कभी उनको अपने आंखों से इमेजिन ना किया हो या आंखों से पूरी तरीके से हम उसको ऑब्जर्व ना कर पाए हों, लेकिन हाँ, अगर आपको एटम्स के बारे में सही और सटीक इन्फॉर्मेशंस मिलते रहें तो उन इन्फॉर्मेशंस के बिहाफ पर आप एटम की एक शक्ल तैयार कर सकते हैं, जिसको उन साइंटिस्ट ने किया। उन्हें भी कोई ना कोई ऐसी ही जानकारियाँ मिली होंगी, कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी जिसके बिहाफ पर उन्होंने एटम की ऐसी शक्ल बताई है। हमें भी ये समझना है बेस टू बेस कि कैसे एक एटम को इस तरीके का शेप दिया गया है। क्या शुरुआत से ही एटम ऐसा माना जाता था? क्या शुरुआत से एटम को स्फेरिकल शेप का कंसिडर किया गया था? और अगर नहीं तो कैसे एटम्स के उस शेप को कह सकते हैं कि क्रिएट किया गया और कैसे आपके सामने इस स्ट्रक्चर को रखा गया है? तो हम इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सा इत्मीनान से समझिए। सबसे पहली बार एटम के बारे में किसी ने अगर अच्छे तरीके से और एक सिस्टमैटिक वे में बात किया तो थे सर जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन सर जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहली बार कई सारे स्टडीज़ के बाद एक मॉडल पेश किया एटम का, जिसमें उन्होंने एटम के बारे में कई सारे थीसिस पेश किए लोगों के सामने। तो डाल्टन के एटॉमिक मॉडल को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और आगे के जितने भी मॉडल्स होंगे उनको भी हम आगे की क्लास में देखकर फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि नीट या जेईई मेंस के लिए किन तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पुटअप किए जाते हैं।